नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। क्या पश्चिम बंगाल राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव संवाद में ये खुलकर कह दिया है कि अगर ममता बनर्जी के राज में राष्ट्रपति शासन की आवाज उठ रही है तो ये मांग बिल्कुल सही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का संकट खड़ा हो गया है। इसी बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि आप अपनी संवैधानिक शपथ को याद कीजिए और राज्य में कानून व्यवस्था स्थापित कीजिए। जिसके बाद ममता बनर्जी तिलमिला गई हैं और कहा है कि हमारे राज्य की पुलिस को बदनाम करने की कोई भी कोशिश ना करे। लेकिन इसी बीच सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कह दिया है कि भारत का लोकतंत्र अपने सबसे कठिन और मुश्किल दौर से गुजर रहा है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पश्चिम बंगाल में भी लोकतंत्र खतरे में है और है ही नहीं, तो क्या लोकतंत्र के नाम पर सियासी दांव चलने की कोशिश हो रही है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, लोकतंत्र की दुहाई सियासी चढ़ाई। आपके साथी जो हैं, जो कि बंगाल को देखते हैं या बंगाल में हैं, जैसे कि कैलाश विजयवर्गीय, बाबुल सुप्रियो, इन्होंने ये तक मांग की है कि वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए। आपकी इस पे क्या राय है? देखिए, तो पॉलिटिकल पार्टी के नेता है, स्थिति इतनी गंभीर है कि मांग करे वो उनकी जगह पे वाजिब है। जहाँ तक भारत सरकार का सवाल है, हमें संविधान के हिसाब से देखना है। गवर्नर साहब की रिपोर्ट क्या आती है, स्थिति क्या होती है, वो देखकर निर्णय होता है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेता जो मांग कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि स्थिति सच अर्थ में वहां पर गंभीर है। तो क्या पश्चिम बंगाल राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा है? न्यूज 18 को दिया एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने यह बयान दिया, जिस पर सियासी बवाल मच गया है। तिलमिलाई ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि बंगाल की पुलिस को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। अगर किसी की मौत टीवी से भी होती है तो ये लोग पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पर उंगली उठाएंगे और कहेंगे कि मौत हिंसा के चलते हुई है। शासक तो दिल्ली लोगों बदनाम कরার ব্যাপারটা যায় না। টিভিতে মারা গেল বলে পশ্চিমবাংলা করে মনে পাপ রাজনৈতিক কোন সত্য নেই। কিসের জন্য টিভিতে মারা গেল সেটা কি বন্ধ করে মারা। इसी बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बंगाल पुलिस को राजनीतिक रूप से प्रेरित बता दिया। राज्यपाल धनखड़ ने ममता बनर्जी को कानून व्यवस्था पर चिट्ठी लिखी और कहा कि अपनी संवैधानिक शपथ याद कीजिए, राज्य में कानून व्यवस्था स्थापित कीजिए। यह चिट्ठी एक बीजेपी कार्यकर्ता की पुलिस हिरासत में मौत को लेकर लिखी गई। मैं माननीय मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा, ये खून का खेल बंद होना चाहिए। ये राजनीति नहीं है, ये अराजकता है। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बंगाल कूच कर चुके हैं, जहां वो राज्य के सभी 6 जोन की यात्रा करने वाले हैं। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। मूल नीति है मोदी जी की, सबका साथ सबका विकास। अब दूसरी ओर क्या है? भेद डालो, समाज को बांटो, अलग करके रखो, अलग अलग डिमांड क्रिएट करो और चुनाव आए तो सबको अपने तरीके से बांटने का प्रयास करो और राज करो। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दावा कर दिया है कि भारत में लोकतंत्र अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आज देश का लोकतंत्र सबसे कठिन दौर से गुजर रहा। देश में पीड़ित परिवारों की आवाज को दबाया जा रहा है। ये कौन सा राजधर्म है? तो आज बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई लोकतंत्र मुश्किल दौर में है? क्या फिर कुछ सियासी पार्टियां अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही हैं और लोकतंत्र की दुहाई के नाम पर सियासी चढ़ाई की कोशिश कर रही हैं? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, लोकतंत्र की दुहाई, सियासी चढ़ाई। और अब सियासी चढ़ाई का विश्लेषण सुनिए। लोकतंत्र की दुहाई के नाम पर जो सियासी चढ़ाई हो रही है उसका विश्लेषण सुनिए। आपको मैं बताता हूं
लोकतंत्र को मोहरा बनाकर चली जा रही है सियासी चाल। कांग्रेस को दिल्ली में लोकतंत्र खतरे में दिखा, बीजेपी को बंगाल में। कानून व्यवस्था पर हर तरफ से घिर गई है ममता सरकार। बंगाल में बीजेपी के लगातार बढ़ते प्रभाव से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी बेहद परेशान है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त एंट्री करी थी लोकसभा सीटों के अंदर। सियासत में मात खाने के बाद कांग्रेस का लोकतंत्र पर यह एक और सवाल है। लगातार कांग्रेस सवाल लोकतंत्र पर खड़ा कर रही है। खतरे में देश का लोकतंत्र है या वोट तंत्र पर वाकई नजर है? मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस चर्चा में बीजेपी से मौजूद है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नेता डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस की तरफ से मौजूद है कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक, अवनीश अवस्थी हैं, संघ के जाने माने जानकार हैं, प्रोफेसर हैं। मेरे साथ तौसीफ खान है टीएमसी से, मेरे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और बीएसपी के समर्थक सतीश प्रकाश हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं आपसे। संबित पात्रा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बंगाल में है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बोला कि हमारी पार्टी के नेता जो डिमांड करते हैं उसमें गलत क्या है। जेपी नड्डा ने बोला कि ममता बनर्जी का यही देह है, फूट डालो और राज करो। गवर्नर ने एक चिट्ठी लिख रहे हैं, मैं उस चिट्ठी को कोट भी कर सकता हूं, गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, और उनकी बाइट अभी हमने सुनाई। उन्होंने बोला भगवान के लिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूं यह खून का खेल अब बंद होना चाहिए। आखिरकार दिल्ली में सोनिया जी को लोकतंत्र खतरे में दिख रहा है और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र खतरे में दिख रहा है। संबित पात्रा, देखिए बंगाल में क्या हो रहा है पूरा विश्व देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है और आप लोग भी देख रहे हैं। विगत 60 दिनों के अंदर हमारे 7 कार्यकर्ताओं को 7 कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा गया है। मैं उनका नाम पढ़ता हूं। मनीष शुक्ला, आपको याद होंगे, दीपक मंडल, संबरू बर्मन, गणेश रॉय, शेख लियाकत, सुदर्शन परमानी, गौतम पात्र, पूर्णचंद्र दास, बापी घोष। 60 दिनों के अंदर 7 कार्यकर्ता। और एक बुकलेट पार्टी ने जारी की है 97, अभी तक वैसे 115 हत्याएं हो चुकी हैं। ये 2008-18 में जारी हुई थी ये बुकलेट। 97 हमारे कार्यकर्ता मारे गए थे। आप याद करिए, आपके चैनल ने एक 2018 के बंगाल के पंचायत के चुनाव के समय एक वीडियो जारी किया था। एक ही दिन में 13 कार्यकर्ताओं को, और केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, कांग्रेस के भी कार्यकर्ता थे, 13 कार्यकर्ताओं को एक ही दिन में मौत के घाट में उतारा गया। और किस प्रकार बंगाल के एमएलए खुद बैलॉट बॉक्स, क्योंकि ग्राम पंचायत के चुनाव बैलॉट बॉक्स के माध्यम से होते हैं, बैलॉट बॉक्सेस में आग लगा रहे थे। और तो और दुखद विषय यह है कि कल जिस प्रकार से बयान आया आदरणीय अमित शाह जी के इंटरव्यू के बाद, और डेरेक ओब्रायन ने कहा कि अगर कैंसर से भी और टीबी से लोग मर जाते हैं उनको पॉलिटिकल मर्डर कहा जाता है। ये जो नाम मैंने अभी पढ़े, जो 7 नाम, ये मनीष शुक्ला के विषय में डिबेट हुआ आपके चैनल पे, वो कैंसर से मरा या वो टीबी से मरा या उसको गोली मार के मारी गई। अभिषेक बनर्जी का एक ट्वीट आया है। मरा दीपक मंडल, ये कैंसर से मरा। संबित, अभिषेक बनर्जी का एक ट्वीट आया है, मैं उनके ट्वीट को कोट कर देता हूं। अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि ये तानाशाह है और इनको कुछ नहीं पता। इन्होंने बोला बम बनाने की फैक्ट्रियां हैं, माइग्रेंट का डाटा को रिक किया जाता है। यह कहना है अभिषेक बनर्जी का। थोड़ी देर पहले का ट्वीट है जो चला रहे हैं हम। जवाब इसके ऊपर अभिषेक बनर्जी कुछ भी नहीं, अभिषेक कुछ भी ट्वीट करे वो महत्वपूर्ण नहीं है। डेड बॉडीज हमारे कार्यकर्ता के, ये सत्य की डेड बॉडी है या झूठी मूठी डेड बॉडी है? ये लोग झूठ में मरे हुए पड़े हुए हैं या सच में इनका दाह संस्कार हुआ है? इसका तो कोई उत्तर देगा ना। आप याद करिए, मनीष शुक्ला ने एक वीडियो जारी की थी कि मेरे जान के ऊपर खतरा है, मुझे मार दिया जाएगा, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है टीएमसी। उसके बावजूद उसके मौत के बाद कोई हो हल्ला नहीं है, कोई आवाज नहीं उठाई जा रही है। आप ही के डिबेट में बैठा था एक सरदार बलविंदर सिंह के पगड़ी को, वो बॉडीगार्ड था, वो कोई पॉलिटिकल कर्मी नहीं था, किसी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति नहीं था। देखा था एक बॉडीगार्ड को उसके पगड़ी को उखाड़ के बाहर फेंक दिया गया। नहीं, एक पगड़ी, आप सरदार के पगड़ी को उखाड़ के फेंक देते और वो लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है?
और जहां तक सोनिया जी के विषय में आपने पूछा, देखिए पहले आप एक फैक्ट चेक करवाइए। मैंने अभी ट्वीट किया है कि ये जो सोनिया जी का वीडियो है इसको फैक्ट चेक कराने की आवश्यकता है कि ये आज की वीडियो है या 2013-14 की वीडियो है, क्योंकि 2013 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पीएम कैंडिडेट घोषित किया गया तब से उसी स्थान पे, उसी लहजे में और उसी पीस ऑफ पेपर को देख के वो पढ़ती हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में आ गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है, पीएम मोदी डिक्टेटर हो गए हैं। ये तो 3 लाइन वो हर दिन से बोल रही हैं, 2014 से वो हर दिन बोल रही हैं। अब पहले ये पता लगाइए वो एक ही वीडियो है या मल्टीपल वीडियोज है, उसके बाद मैं जवाब देता हूं। ठीक है, आपने सोनिया गांधी जी के विषय में आखिर में बोला, तो मैं पहले रागिनी से जवाब ले लेता हूं, फिर मैं तौसीफ खान के पास चलूंगा। रागिनी जी, आपका मैं रुख करता हूं और मेरा सवाल बहुत सीधा है। आखिरकार क्या आपको लगता है कि अपनी सियासी लड़ाई के लिए आपको लोकतंत्र की दुहाई देनी पड़ती है? क्योंकि लोकतंत्र की दुहाई दे देकर आपको लगता है कि पिछले 6 साल निकल गए हैं, तो आने वाले 4 साल भी निकल जाएंगे। अमीश जी, देखिए, लोकतंत्र एक बहुत ही विशेष शब्द है और इसके महत्व को समझना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र में पहले लोक आता है, फिर तंत्र आता है, जिसका अर्थात यह है कि सरकार का जितना तंत्र है, सरकार का जितना तामझाम है, वो दोयम है, पहले जनता जनार्दन है। और इसी लोकतंत्र में जब नागरिक अधिकारों को चंद उद्योगपतियों की मुट्ठी में सौंप दिया जाए, जब गवर्नर सरकारी जुबान बोलने लगे और सरकार के मुखपत्र बन जाएं, जब चुनी हुई सरकारों को सियासत का मोहरा बनाया जाए, खरीद फरोख्त करके गिराने की साजिश रची जाए, जब संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता कठपुतली बन जाए, जब देश की अर्थव्यवस्था 24% का गोता लगाए, जब बलात्कारियों का संरक्षण हो और पीड़िता को दोषी ठहराया जाए, जब देश का अन्नदाता यानी कि किसान, यानी कि खेतारी करता हुआ मजदूर, उनके पेट पर लात मारने का काम किया जाए और लगातार हो रहे अतिक्रमण से भारत माता को खून के आंसू रुलाया जाए, तब मुझे लगता है कि यह कहना बिल्कुल मुनासिब होगा कि लोकतंत्र अपने सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने सही बात कही, क्योंकि मुद्दे ये सभी 2014 से शुरू हुए हैं और कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी जी लगातार विपक्ष की भूमिका को दुरुस्त करते हुए इन मुद्दों को जमीनी स्तर पर उठाने का काम कर रही हैं। तो उन्हें तो लगेगा कि ये मुद्दे दोहराए जा रहे हैं, क्योंकि असल में वो टीवी डिबेट जब करने आते हैं तब लफाजी करते हैं, पर उसके बाद उनके कानों पर जू नहीं रेंगती। और जहां तक बात आप कह रहे हैं इमरजेंसी लगाने की और उसे जायज ठहराया जा रहा है, तो मैं पूछना चाहती हूं कि संबित पात्रा जी को क्या ये मालूम है कि बिहार में 2020 में ही 2500 मर्डर हो चुके हैं, कि बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध 35% बढ़ चुका है पिछले 5 सालों में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो महिलाओं के खिलाफ अपराध के 60,000 केसेस बचे हुए हैं। हाथरस ने इस देश की आत्मा को झकझोर दिया, वहां पर पुलिस का क्या रवैया रहा ये अमित शाह जी को नजर नहीं आता, क्योंकि प्रतिशोध की राजनीति करनी है। और याद करिएगा अमित जी, एक रिपोर्ट आपने और भी दिखाई थी, एक रिपोर्ट का जिक्र मैं भी कर देती हूं। एक बार एक पुल गिरा था बंगाल में, जिसे मोदी जी ने कहा था कि ये भगवान का संदेश है, सुन लो, पुल गिरा है, अब ममता बनर्जी की सरकार गिरेगी। पिछले चुनाव की बात है। और किसको सांप सूंघा? मोदी जी को। जब बनारस में पुल गिरता है तो मोदी जी ट्वीट नहीं कर पाते, पर बंगाल में पुल गिरता है तो राजनीतिक मैदान में कूद पड़ते हैं। तो ये प्रतिशोध की और बंटवारे की राजनीति कौन कर रहा है? बिहार की जनता भी समझती है, उत्तर प्रदेश की भी और बंगाल की भी। लेकिन जहां तक आपने बंगाल की बात करी, वहां पे कई पॉलिटिकल मर्डर्स हुए हैं और वहां पर कांग्रेस के भी कई कार्यकर्ताओं के पॉलिटिकल मर्डर्स हुए हैं, जो कि सत्य है। अधीर रंजन चौधरी से आप चेक भी कर सकती हैं। लेकिन फिलहाल संबित पात्रा, हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। वाजिब बात। अब आपने आपको पूर्ण समय मिला, मैडम मेरा निवेदन स्वीकार करिए। इमरजेंसी लगाने की बात करेंगे और जिस प्रदेश में आपकी सरकार है उसे अनदेखा कर देंगे। ठीक है, आपने बोला, आपने अपनी बात को रखा। रागिनी जी, आपने अपनी बात को रखा। संबित पात्रा की शपथ, ठीक है। रागिनी जी, संबित रिस्पॉन्ड। शपथ ली थी गवर्नर ने। संबित बोलिए। ओहो, चलिए, देखिए, पहली बात है कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि जनता सब जानती है, और उन्होंने ये भी कहा शुरू करते हुए कि 2014 से ही यह विषय बहुत प्रासंगिक है, इसीलिए जमीन पर सोनिया गांधी लड़ रही हैं और इन विषयों को जमीन से उठा रही हैं। अगर ये प्रासंगिक होते 2014 से तो हमें उखाड़ करके जनता 2019 में फेंक देती। मगर आप देखिए, 2014 में जिस मैंडेट के साथ हम आए, उससे कहीं अधिक मैंडेट के साथ 2019 में हम आए हैं।
और यह भी याद करिए, बिल्कुल यही डायलॉग बोला था सोनिया गांधी जी ने 2019 के चुनाव के एक साल पहले, और एक नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लेकर आई थी वो, और नो कॉन्फिडेंस मोशन के समय कहा था अब देखिएगा आज शाम तक सरकार धराशायी हो जाएगी, कांग्रेस पार्टी ही धराशायी हो गई। बिल्कुल सही कहा रागिनी जी ने कि जनता बहुत समझदार है, जनता फूंक फूंक कर कदम रखती है, और जनता आज कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का वजूद ही आज खतरे में है। और कांग्रेस पार्टी का नाम लोकतंत्र कब हो गया ये मुझे पता नहीं। कब राहुल गांधी को राहुल गांधी जी को घर में लोकतंत्र बुलाते हैं क्या? आज अगर राहुल गांधी जी का अगर कैरियर आज खतरे में है बिकॉज ऑफ हिज इग्नोरेंस, तो ये लोकतंत्र में खतरा है। मैं पूछ रहा हूं कितना लोकतंत्र चाहिए इनको? इनके मंत्री, इनके बड़े लोग जाके पाकिस्तान में भाषण करते हैं और पाकिस्तान में कहते हैं कि भारत जो है, भारत कोविड को मैनेज नहीं कर पाया, भारत में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ने बोला कि गृह मंत्री को हाथरस क्यों नहीं दिखाई देता? तो अभी ये 5 मिनट बोल रही। अरे अमीश जी, आपके डिबेट में लोकतंत्र को बरकरार रखिए। मैंने 5 मिनट सुना इनको, मैं कम से कम बेरोक टोक बोल तो लूं। इतना लोकतंत्र को बचाने वाले कम से कम इतना तो लोकतांत्रिक हो जाए। ये डिबेट में लोकतंत्र नहीं है। मैंने 5 मिनट इनको सुना ना, अब आराम से मैं बोल लूं, फिर आप बोलिएगा। मैं तो बीच में नहीं बोलता हूं। इतना लोकतंत्र करते हैं, इनका लोकतंत्र तो डिबेट में ही दिख रहा है। ये भैया ये क्या घड़ी लेके बैठे रहते हैं क्या ये लोग? मैं कंप्लीट तो कर लूं अमीश भाई, मुझे कंप्लीट करने दिया जाए। लोकतंत्र खतरे में आ गया है। 20 सेकंड में कंप्लीट करिए। हाथरस में भी जवाब दीजिएगा रागिनी नायक ने, क्योंकि अब रागिनी जी के सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो हाथरस में भी उन्होंने सवाल पूछा है कि हाथरस में आपको नहीं व्यवस्था दिखती, महिला सुरक्षा आपको नहीं दिखती। ठीक, मैं तो कह रहा हूं आज रागिनी जी मेरी बहन है। एक महिला प्रवक्ता को आज कम से कम भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी के ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि उनके मंत्री तो महिला प्रवक्ताओं को पहले तो टंचमाल बोला था, अब तो आइटम नंबर बोलने लगे हैं कि ये आइटम्स हैं। आप बताइए, क्या आपकी पार्टी में महिलाओं को आइटम के रूप में देखा जाता है? जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कमलनाथ जी ने एक दलित महिला के लिए किया है, एक अधेड़ उम्र की दलित महिला, एक बुजुर्ग महिला, हमारी माँ की उम्र की महिला है। मैं तो कहता हूं ये जिस और वहां इमरती देवी जी के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, सामने बैठे पुरुष जिस प्रकार से ताली मार मार के हंस रहे थे, आप बताइए। मैं पूछता हूं क्या करके राजनीति में टैलेंट के दम पर आती है? ले लिया आपने अपने टैलेंट के दम पर आती है। रागिनी जी के चरित्र के ऊपर, इमरती देवी के चरित्र के ऊपर संबित भाई प्लीज मेरा निवेदन स्वीकार करिए। संबित, आपकी बात को सुना गया। संबित, अब रागिनी नायक, फिर मैं आपको बताऊंगा। बौखला रहे हैं, बैठ जाइए, शांत रहिए, थोड़ा पानी पीजिए, दूसरे को सुनिए। मैं बोल सकती हूँ अमीश जी? जी प्लीज। मैं राहुल गांधी नहीं हूँ मैडम, तो देखिए पहली बात इन्होंने कहा क्या राहुल गांधी जी का नाम लोकतंत्र है? हाँ, कांग्रेस पार्टी का नाम लोकतंत्र है, सोनिया जी का नाम भी लोकतंत्र है, और राहुल जी का नाम भी लोकतंत्र है, क्योंकि इस वक्त लोकतंत्र के रखवाले हम ही हैं। और इटली का लोकतंत्र या इंडिया का लोकतंत्र? डिमेंशिया का शिकार हो गए हैं वो, इसलिए हो गए हैं क्योंकि आपको याद नहीं है कि ये लोकसभा के चुनाव नहीं चल रहा है, ये विधानसभा के चुनाव है। गांधी परिवार वाले लोकतंत्र के रखवाले हैं, चुनाव में और राहुल गांधी का नाम लोकतंत्र है। संबित, उनको दीजिए 40 सेकंड। नाम भी लोकतंत्र है। महाराष्ट्र में एंटोनियो माइनो किसका नाम है? में उखाड़ा। अब देखिए लगातार बीच में मत बोलिए, किसका नाम है बताना मुझे। मत बोलिए। मैं इमरती देवी पर भी जवाब देना चाहती हूँ। अमीश, मैंने आप भी लगातार मेरे बीच में बोल रही थी, तभी मैं बीच बीच में बोल रहा हूँ। नहीं बोली मैं बीच में, मैं बिल्कुल बीच में नहीं। जब आप बोले बीच में तो सही तरीका है, बाकी बोले तो गलत तरीका है। उखाड़ कर फेंका, अभी बिहार में भी उखाड़ कर फेंकने वाले हैं, और बंगाल में भी आपको उखाड़ कर फेंका जाएगा। इसीलिए जरा अपनी याददाश्त को दुरुस्त करिए। अब मैं इमरती देवी पर आ जाती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि कोई भी ऐसी क्लिपिंग मुझे दिखाइए जिसमें कमलनाथ जी ने नाम लेकर इमरती देवी को आइटम कहा हो। उनकी क्लिप में वो कह रहे हैं कि आप उन्हें जानते हैं ना, मुझे उनके बारे में पहले से ही आपको बता देना चाहिए था, वो आइटम है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं जो लगातार इमरती देवी को आइटम गर्ल, आइटम नंबर और न जाने क्या क्या बोल रहे हैं। पर फिर भी मैं सुबह से देख रही हूँ कि इमरती देवी मतलब आपने हमें मूर्ख सोच रखा है क्या? तो मैं अमीश जी जरा वो वीडियो चलाइए, तो वो क्लिप चलाइए। मैं डिमांड करता हूँ वो क्लिप चलाइए, वो क्लिप चलाइए जरा, टिप्पणियों पर वो क्लिप चलाइए जरा। मैं डिमांड करता हूँ वो क्लिप चलाइए, वो क्लिप चलाइए अमीश भाई। रागिनी, अगर क्योंकि ये इमरती देवी पर बहस, ये बहस जो आइटम बोला गया उस पर बहस नहीं है, लेकिन ये विषय आया है तो एक सेकंड सब में होल्ड ऑन। रागिनी जी आप ही के पास आ रहा हूँ। रागिनी जी आप ही के पास आ रहा हूँ। संबित पात्रा बोल रहे हैं
इमरती देवी के चरित्र पर और अब चरित्र हनन की जैसी टिप्पणियां रागिनी आपने क्या लॉजिक दिया? रागिनी आपने क्या लॉजिक दिया? उन्होंने किसी का नाम ही नहीं लिया कमलनाथ जी ने। मोदी की तरफ से अगर नहीं माफी मांगते तो ये साबित हो जाता है कि भाजपा का चेहरा महिला विरोधी चेहरा है, जो हाथरस में भी साबित हुआ। पर रागिनी आप जिन कमलनाथ को डिफेंड कर रही है, रागिनी एक सेकंड, संबित होल्ड ऑन, रागिनी जी होल्ड ऑन, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये विषय ऐसा आ गया है, मुझे बोलना पड़ेगा इस विषय के अंदर। हम बात कर रहे हैं कि जो आइटम बोला गया इमरती देवी को, आप कह रही हैं कि कमलनाथ ने वो आइटम उनको बोला ही नहीं था, उनका नाम ही नहीं लिया था, तो कमलनाथ सफाई किस लिए दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मुझे नाम ही नहीं उनका याद था तो इसलिए मैंने आइटम बोल दिया। पहले उन्होंने सफाई दी एक चैनल के ऊपर कि आइटम तो संसद में भी बोला जाता है, संसद के कार्य को भी आइटम नंबर लिखा जाता है, तो वो गलत है क्या? आप खुद बताइए, आपके जो फॉर्मर सीएम है, जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो खुद कह रहे हैं कि मैं नाम भूल गया था इमरती देवी का, इसलिए मैंने आइटम बोल दिया उनको, और आप कह रहे हैं कि वो उनके संदर्भ में ही नहीं था। बोलिए आप। मैं कह रही हूँ संबित पात्रा मोदी जी की टिप्पणियों के लिए माफी मांग के दिखा दे, नहीं मांगेंगे क्योंकि असली महिला विरोधी वही हैं और वो चुस्कियां ले रहे हैं इस सारे संवेदनशील मसले पर, मजा लेने के लिए आए हैं। दुख नहीं है उनके दिल में, केवल लफाजी है। मजा? अरे टंच माल आप बोले, आइटम आप बोले और मजा हम ले लें, ये कैसे होगा? पंचमाल भी तो आप ही ने बोला था ना, आपके प्रधानमंत्री और आइटम भी आप ही ने बोला। हम मजा लेने आए थे, हम मजा लेने आए थे। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड मैं हिंदुस्तान के तमाम दलित बहनों को कहना चाहूंगा और माताओं को कहना चाहूंगा, एक दलित माता के ऊपर जिस प्रकार के शब्द का प्रयोग कांग्रेस पार्टी ने किया है कि चरित्र का हनन करा के दलित राजनीति में आते हैं, मुझे लगता है प्रत्येक दलित को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और प्रत्येक दलित महिला को इसके खिलाफ सोनिया गांधी से जवाब बड़ी खबर जो मैं आपको बता रहा था वो अब ऑफिशियल है। कमलनाथ का ऑफिशियल बयान आ गया है, बयान पर कमलनाथ की सफाई आई है। उन्होंने बोला है कि मेरे को नाम नहीं पता था, इस वजह से मैंने इमरती देवी को आइटम बुला दिया। नाम ना मालूम होने की दलील देकर यह बात कही। बीजेपी मुद्दे को भटका रही है और बीजेपी सियासत कर रही है, बीजेपी घड़ियाली आंसू बहा रही है, यह कमलनाथ ने कहा है। मैं ये क्योंकि मेरा विषय नहीं है, क्विकली रागिनी नायक, अब तो ऑफिशियली कमलनाथ जी का बयान आया है, 10 सेकंड में इस पर रिस्पॉन्ड आपका। नाम ना मालूम होने की वजह से उन्होंने आइटम कहा, उन्होंने इमरती देवी को ही आइटम कहा, यह खुद कमलनाथ ने स्वीकार किया। आप मैं अपनी बात को फिर से दोहराती हूं, नाम लेकर आइटम उन्होंने किसी को नहीं कहा। गलत संदर्भ, गलत आशय लगाना कुछ मीडिया चैनल्स का काम है और सारी भारतीय जनता पार्टी का काम है। मैं फिर से दोहराती हूं कि मैं माफी मांगती हूं हाथ जोड़कर, किसी महिला आपका बड़प्पन है कि आप माफी मांग रही है, आपके नेता ने गलती करी है, आपका माफी मांगना जरूरी नहीं है। भी माफी वो अभी तक खड़े हैं उसी बात के साथ। नेता को उन्होंने कमलनाथ, नहीं आप कमलनाथ जी के लिए माफी मांग रही है, ये आपका बड़प्पन है। नहीं करोड़ की गर्लफ्रेंड क्यों कहा था? एक सेकंड, लेकिन वहां पर स्थानीय विधायक तो वही थी ना, इमरती देवी। कवर फाड़ देने का काम करेंगे, ठीक है, बाइट स्थानीय विधायक तो इमरती देवी थी, 3 बार की विधायक वही है, इसीलिए उन्हीं के बारे में बोला गया ना। बाइट को प्ले करता हूं मैं, सुन लेते हैं बाइट एक बारी। अरे आप बोलिए ना, को मेरे से ज्यादा पहचानते। बाइट को सुरेश राजे जी हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं, ये तो करेंगे। ये उसके जैसे नहीं है, क्या उसका नाम जो मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं, आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। वो हम बीप कर रहे हैं, जो लास्ट के 2 शब्द बोले गए, एक शब्द आइटम है और एक और उन्होंने शब्द बोला, वो हम बीप कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि जब कमलनाथ कह रहे थे कि मैं क्या उसका नाम लूं, तो पब्लिक ने इमरती देवी का नाम लिया, कमलनाथ मुस्कुराए और फिर बोला मैं क्या इसका नाम लूं। ये हमारे सामने है, इसलिए फैक्ट्स को मैं कर दूं, अब मैं डिबेट तो आप पब्लिक को कटघरे में खड़ा कर दीजिए। नहीं, पब्लिक को कटघरे में कैसे खड़ा कर सकते हैं मैडम? को हराने वाली है, अब आप पब्लिक को कटघरे में खड़ा करिए, पब्लिक से जाकर सवाल कमलनाथ जाइए, थोड़ी सी रिपोर्टिंग करके आइए। कमलनाथ ने तो खारिज नहीं किया ना कि मैं इमरती देवी की बात नहीं कर रहा। बैठकर आप केवल कांग्रेस पार्टी
पार्टी से सवाल पूछते रहते हैं। मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी से भी तो पूछ लीजिए एक बारी। अमीश भाई, अब मैं आ सकता हूँ या वन वे ट्रैफिक चलने वाला है? संबित पात्रा, क्योंकि आपने महिलाओं की बात करी तो फिर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात भी आएगी, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की भी बात आएगी। बोलिए संबित पात्रा। के लिए कितनी माफी मांगी, कितनी माफी मांगी ठीक है। बताइए। आज का विषय जो है ना रागिनी जी, आज का विषय लोकतंत्र है। ये इमरती देवी आज का विषय नहीं था, फिर भी क्योंकि 5 मिनट इसमें बहस हो गई है। संबित पात्रा जवाब दे दीजिए। क्लिपिंग बार-बार दिखा रहे हैं। नहीं, आपके सामने डिबेट के अंदर हुआ, आपके सामने डिबेट के अंदर हुआ। संबित बोलिए। अमीश भाई, आप इतने बैकफुट पे क्यों रहते हो? संबित बोलिए। क्यों आप जवाब दे रहे हैं भाजपा की तरफ से? मैं कैसे बोलूं बताइए? आप नॉन स्टॉप ये चिल्लाती रहेंगे। आप मेरा आवाज तो कम कर दे रहे हैं, इनकी आवाज को क्यों नहीं कम कर पाते? संबित पात्रा मेरे बीच में बोल रहे हैं तो मैं भी बीच में बोलूंगी, क्योंकि ये यही करते हैं। नहीं, चलिए अमीश भाई, आप डिबेट करिए। आप अमीश भाई, मैंने कहा रागिनी नायक के साथ डिबेट में नहीं आना है। मुझे कर्टियस लोगों के साथ डिबेट में बुलाया करें। नॉन स्टॉप जो लोग चिल्लाते हैं उनके साथ डिबेट में नहीं आना है, इसका आप ध्यान रखा करें। बिल्कुल आप नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। कोई शौक नहीं है, कोई शौक नहीं है आपके साथ डिबेट में आने का। जिन लोगों को तमीज ही नहीं है बोलने का, उनके साथ डिबेट में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल अमीश भाई, आप कंट्रोल कर सकते हैं। रागिनी, आप उनको 20 सेकंड मौका देना। आपने सवाल पूछा ना, आपने नरेंद्र मोदी जी के बारे में सवाल पूछा ना। अब आपने जब प्रधानमंत्री के बारे में सवाल पूछा तो जवाब सुन ले। शांत रहिए, 1 सेकंड रुकिए। अब इनको पता होता है ना डिबेट करने के लिए। ठीक है रागिनी, आपको जाना है, आप जाइए। रागिनी ना आप डिसाइड करेंगी ना वो डिसाइड करेंगे। रागिनी प्लीज होल्ड ऑन। रागिनी, माय हम्बल रिक्वेस्ट, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। संबित बोलिए। आप करना है तो हम बैठ के तमीज से डिबेट करेंगे। संबित बोलिए। मेरे को तौसीफ खान की बात भी लड़ने वाले लोग हो चुके हैं, बहस को शुरू हुए। अरे बताइए, मतलब आप बेशर्मी के हद को देखिए। यहां पर डिफेंड किया जा रहा है, एक महिला को आइटम बोल के बोल रही हैं कि पब्लिक ने आइटम कहा है तो मेरी गलती क्या है? आप रिपोर्टिंग करने जाइए और पब्लिक से पूछिए। और जब आप कमलनाथ जी ने क्या कहा? कमलनाथ जी ने कहा उस महिला के बारे में मैं क्या बोलूं? आप बताइए, आप तो ज्यादा जानते हैं। मतलब वो राजनीति में कैसे आई, किस प्रकार से राजनीति की ऊंचाइयों को छुआ उसने, क्योंकि वो पहले कांग्रेस में थी, आप ज्यादा जानते हैं। मतलब चरित्र के ऊपर एक महिला अपने चरित्र के ऊपर हमला ले सकती है क्या? मैं कहता हूं महिलाएं राजनीति में अपने टैलेंट के बल पर है, चरित्र बेचकर कोई महिला राजनीति में नहीं होती है। और यहां एक दलित महिला के चरित्र के ऊपर उंगली उठाया गया है। मायावती हमारी विरोधी हैं, मगर आज मायावती जी ने भी इसका खंडन किया है। वो एक दलित महिला के दुख को उन्होंने भी समझा है, उन्होंने भी कहा है कि इस प्रकार नहीं चलेगा। मैं पूछता हूं, महिलाएं किसी भी फील्ड में हो, इस प्रकार की सेक्सिस्ट कमेंट और उसको एक महिला प्रवक्ता बैठ के बोल रही है कि बिल्कुल ठीक बोला क्योंकि जनता ने बोला। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पे संबित आप क्या कहते हैं? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पर आप क्या कहते हैं? सोनिया जी को, अगर पब्लिक सोनिया जी को और प्रियंका जी को इसी नाम से पुकार दे तो क्या होगा? मैं पूछता हूं, अगर पब्लिक सोनिया जी को और प्रियंका जी को इसी नाम से पुकार दे तो ये उछल जाएंगी सीट पे। अभी बेशर्मी की हद होती है। मैं जवाब देती हूँ। देखिए, बेशर्मी आप क्या पूछ रही हैं? आप पहले हाथ जोड़ के माफी मांगिए। आपने जो डिफेंड किया है, आपने खुद इमरती देवी को आइटम कहा यहाँ पे, आपने डिफेंड किया है। अरे माफी मांगिए। एक महिला हो के इस प्रकार की खराब बातें करती हैं। आप एक महिला हैं, आपने कहा कि पब्लिक ने आइटम बुलाया। अरे पब्लिक ने आइटम बुलाया उसे। आप पब्लिक के पीछे खड़े होकर आप डिफेंड कर रही हैं कमलनाथ जी को। अरे शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश के कहते हैं कि हाथरस की बिटिया का बलात्कार नहीं हुआ। ये बेशर्मी की हद होती है, बेशर्मी की हद होती है। 20 सेकंड साथ हो जाइए। संबित पात्रा नरेंद्र मोदी के लिए माफी नहीं मांगते जब उनकी टिप्पणी आती है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और कांग्रेस की विधवा, वो बेशर्मी की हद होती है। मैंने क्षमा मांगी। क्षमा मांगना बेशर्मी नहीं होती संबित पात्रा। क्षमा मांगने से आदमी छोटा नहीं होता है। इमरती देवी से माफी मांगे, इमरती देवी से सोनिया जी माफी मांगे, दलितों से माफी मांगे सोनिया जी। मैं सोनिया जी से कहता हूं, सोनिया जी मैं आप दोनों को ऑडियो डाउन कर रहा हूं क्योंकि मेरा विषय ये नहीं है। मेरा आप दोनों से निवेदन है, प्लीज। तौसीफ खान, बंगाल पर जो अमित शाह ने इंटरव्यू दिया, जो बंगाल पर उनका बयान आया, उसके बाद पलटवार भी हुआ। डेरेक ओब्रायन ने कुछ देर पहले जेपी नड्डा पे भी वार किया है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या पॉलिटिकल किलिंग्स लोकतंत्र में जायज है? क्योंकि बड़ी लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है हर तरफ से। तौसीफ जी। नहीं, देखिए, पॉलिटिकल किलिंग तो लोकतंत्र में होना नहीं चाहिए, लेकिन डेड बॉडीज के ऊपर में, शव के ऊपर में राजनीति भी नहीं होना चाहिए। और ये संबित पात्रा जैसे लोग और ये बीजेपी के जितने नेता हैं,
ये शव गिनते हैं, डेड बॉडीज गिनते हैं और उस पर राजनीति करते हैं। ये यही कर रहे थे। और क्या कर रहे थे? ये बता रहे हैं कि हमारे इतने लोग मारे गए, हमारे इतने लोग मारे गए। क्यों नहीं गिनेंगे? आंकड़ा दे रहे हैं तो आसिफ खान उनके लोग मारेंगे, वो लोग भी नहीं गिनेंगे। आप कह रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता मारे जाए, वो अपने कार्यकर्ता भी ना गिने। ठीक है, आप ठीक है की बात नहीं है, इंसान मरा है। मैं कोई चींटी भी मर जाती है ना तो दुख होता है। आप कह रहे हैं कि ठीक है मरे हैं तो नहीं, आप पॉलिटिकल किलिंग्स अलाउड है क्या? आप एक जर्नलिस्ट हैं, सुनिए, आप एक जर्नलिस्ट हैं। संबित पात्रा एक इतने बड़े पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो इन लोग जब कुछ बात बोलते हैं तो उसको डेटा से कॉन्क्रीट होना चाहिए ना जी। एनसीआरबी का डेटा बताइए, बैकअप है क्या? कि क्या एनसीआरबी का डेटा बोलता है कि कौन पार्टी का कितना लोग था? ये तो किसी को भी कह देते हैं। मैं उदाहरण देता हूं, लास्ट ईयर मुर्शिदाबाद में एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ। व्यक्ति को उसको परिवार के साथ मार दिया गया। उसको इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने कहना यह शुरू कर दिया कि वो आरएसएस के लोग हैं। इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि दूर तक एक सेकंड रुकिए, आप डेटा की बात कर रहे हैं। I want to quote West Bengal governor's letter right now. You are talking about data. You are my friend, my dear friend Tausif Khan. You are talking about data. I want to quote West Bengal governor what he said. West Bengal, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को मैं कोट कर रहा हूं यहाँ पर। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की चिट्ठी में वो लिखते हैं, It's an open secret that politicized police has finger in every pie. हियर भी आउट ना। आपने डाटा की बात करी, आपने बोला फैक्ट्स होने चाहिए, तो कुछ फैक्ट्स में लेकर आए हो अपने साथ में। एक सेकंड सर, तौसीफ नॉट फेयर। आपने अपनी बात को रखा, मैं पॉइंट बोल रहा हूं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। संबित पात्रा को मैं अभी नहीं लेके आ रहा। राज्यपाल तो बीजेपी का माउथपीस है, तो राज्यपाल बीजेपी का माउथपीस हो गया। कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं कई पॉलिटिकल पार्टियों के वहां पर। एनसीआरबी का डेटा दीजिए। आप आपको पॉइंट बता रहा हूं ना। ओके, आप जब सुनना ही नहीं चाहते तो फिर कोई पॉइंट ही नहीं है। ये जब हम पॉलिटिकल डिस्कोर्स कर रहे हैं कि हम पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं दूसरे का सुनेंगे, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। तो आसिफ, व्हाट पॉइंट ऑफ व्यू कौन नहीं सुनता? व्हाट गवर्नर रोड ना, तो गवर्नर को तो आपको सुनना पड़ेगा ना। आप उससे एग्री करें ना डिसएग्री करें भाई, ये लोकतंत्र है देश के अंदर। जिस लोकतंत्र की आप दुहाई दिल्ली में देते हैं, जिस लोकतंत्र की दुहाई डेरेक ओब्रायन हाथरस में जाके दे रहे थे, उसी लोकतंत्र की दुहाई है। गवर्नर इज पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, गवर्नर लोकतंत्र का पार्ट है। गवर्नर ने क्या चिट्ठी में लिखा है मुझे व्यूअर्स को बताना पड़ेगा। रुकिए आप, उन्होंने लिखा इट्स एन ओपन सीक्रेट that politicized police has finger in every pie of governance, the facet of police state. Another point, Madam Chief Minister, ये हाई टाइम है कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ और रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करिए और एक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस करिए इन द स्टेट। मेक पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकली न्यूट्रल, यानी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकली न्यूट्रल नहीं है वहां पर। ये बहुत बड़ा आरोप है। ये हाल फिलहाल के अंदर, क्या इतिहास के अंदर किसी गवर्नर ने किसी सरकार पे नहीं लगाया। कितनी भी लड़ाई झगड़े हुए गवर्नर और मुख्यमंत्रियों के बीच में। रोमेश भंडारी ने भी जब बीजेपी की सरकार को बर्खास्त किया था, जब अटल बिहारी वाजपेयी धरने में बैठ गए थे, इस तरह का आरोप नहीं लगा था। इस तरह का आरोप नहीं लगा था। यहाँ पे आरोप लग रहा है कि पुलिस पॉलिटिकल संरक्षण दे रही है एक पॉलिटिकल पार्टी को। क्या बोलेंगे? जानती है कि पॉलिटिकली न्यूट्रल है ही नहीं हमारे राज्यपाल। हमारे जो बंगाल के जो गवर्नर हैं वो क्या पॉलिटिकली न्यूट्रल हैं? संविधान उनको कहता है कि आप पॉलिटिकली न्यूट्रल नहीं है। संबित पात्रा को लेके आइए। संबित पात्रा, लेकिन गवर्नर जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही देते हैं। वो संविधान के दायरे के बाहर निकल करके धमकी देते हैं और पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं। संबित पात्रा, लेट मी गेट संबित पात्रा मैंने जो ये शब्द कोट करे, ये प्रवक्ता की तरह बात करते हैं। गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल कोई बात नहीं कहते, एनसीआरबी का डेटा नहीं देते। जगदीप धनखड़ के हैं जो खुद बहुत बड़े वकील भी रह चुके हैं। संबित पात्रा, आखिरकार यहां बोला जा रहा है कि ये गवर्नर खुद पॉलिटिकल लाइन टो कर रहे हैं। हाल ही में भगत सिंह कोश्यारी ने भी एक पॉलिटिकल लाइन टो कर ली थी महाराष्ट्र 2018 में। आपको याद है त्रिलोचन महतो नामक एक कार्यकर्ता बीजेपी का, त्रिलोचन महतो नामक एक कार्यकर्ता को ऊपर से लटका दिया गया था और उसके पूरे बॉडी में पेंट से लिख दिया गया था, 17 साल का था वो, कि अगर तुम बीजेपी के लिए काम करोगे, बीजेपी के बूथ में बैठोगे तो यही हश्र होने वाला है। उस समय धनखड़ जी गवर्नर नहीं थे। दुलाल चंद को याद करिए किस प्रकार से लटका के मार दिया गया। अभी हाल फिलहाल में एक एमएलए को लटका के मार दिया गया। आप सबने ये देखा। गवर्नर इस रिपोर्ट को भी ना दे
हम इस पे वो बोल अभी एक कांग्रेस के ये टीएमसी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी शव पे राजनीति करती है। अरे आप तो हर जगह चले जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं। हम तो अपने कार्यकर्ता के मरने पर अगर हम आवाज भी ना उठाए, अगर गवर्नर रिपोर्ट भी ना दे, तो आप बताइए ये किस प्रकार का लोकतंत्र है? 115 कार्यकर्ताओं की हत्या, और केवल हमारे ही नहीं, अधीर रंजन चौधरी ने 50 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एक सूची सौंपी थी। अधीर रंजन चौधरी भी झूठे हैं। चलिए आप हमारे साथ आपका बनता नहीं है, आप कहते हैं हम आपके राजनीतिक ओपोनेंट हैं। अधीर रंजन चौधरी बंगाल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने गृह मंत्री को जाके 50 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की डेड बॉडीज की जो सूची है वो सौंपी थी। किस किस को मारोगे? ये मार मार के राजनीति करोगे आप? खून की होली खेलोगे आप? और आप कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। मालदा में क्या हुआ था? 3 लाख मुसलमानों का जिस प्रकार से मालदा के सड़कों पर नंगा नाच हुआ था, उसके बाद ममता बनर्जी ने कहा था ये तो बीएसएफ वाले गुंडे हैं, ये तो बीएसएफ वाले गुंडे हैं। आप बताइए, रोहिंग्या के लिए आप आंसू बहाते हैं, बांग्लादेशियों के लिए रोने वाले हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतारते हैं। आपको शर्म आती है या नहीं आती है? नहीं अमीश भाई, हो तो जाकर के पुलिस अमीश भाई मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये सारे लोग रोहिंग्या के लिए इतना आंसू बहाते हैं, बीजेपी के बांग्लादेशियों के लिए रोते हैं, वायलेंस हमारे भाई मारे जाते हैं तो कहते हैं संबित डेरेक ओब्रायन का रिएक्शन आया है, जो जेपी नड्डा बीजेपी के प्रेसिडेंट ने बयान दिया है बंगाल में। आज डेरेक ओब्रायन ने उस पर पलटवार किया है। एक रिटन स्टेटमेंट डेरेक ओब्रायन ने जारी किया है और उस स्टेटमेंट में कहा है कि इस समय पूजा का वक्त चल रहा है। टीएमसी का जेपी नड्डा पर जबरदस्त पलटवार है। फूट डालो राज करो, ये बीजेपी की नीति है, हमारी नहीं है। हम आपके और आपके परिवारों का स्वागत करते हैं क्योंकि पूजा का वक्त है। 6 सालों से बीजेपी ने यही काम किया है। डेरेक ओब्रायन का जबरदस्त पलटवार जगत प्रकाश नड्डा के ऊपर। संबित पात्रा, आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं कलकत्ता बंगाल में, कांग्रेस लोकतंत्र की दुहाई देती है दिल्ली के अंदर। संबित, देखिए पहली बात तो है डेरेक ओब्रायन की बातों पे मैं बता दूं, पूजा के विषय में डेरेक ओब्रायन और टीएमसी बात कर रही है। वही दुर्गा पूजो, जिस दुर्गा पूजो के लिए आप याद करिए इसी टीएमसी ने विजयदशमी के दिन, दशहरे के दिन उन्होंने विसर्जन तक बंद करा दिया था, ये कहकर कि मुहर्रम है। ये तो शुक्र है कलकत्ता हाईकोर्ट का कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2 बार इस प्रकार हुआ, 2 बार फटकार लगाया ममता बनर्जी को। अंततोगत्वा मां दुर्गा के मूर्ति को विसर्जन के लिए अनुमति देनी पड़ी ममता बनर्जी को। सरस्वती पूजा बंद करा दिया, सरस्वती पूजा नहीं होगा, काली मूर्ति तोड़े जा रहे हैं। ये यहाँ पूजा की बात कर रहे हैं। और ठीक है, ओके, लेट मी गेट तौसीफ खान फ्रॉम टीएमसी। ओके, तौसीफ रिस्पॉन्ड। कांग्रेस का मतलब लोकतंत्र है। और तौसीफ रिस्पॉन्ड टू संबित पात्रा। देन अभिजीत अवस्थी वेटिंग फ्रॉम 33 मिनट्स। पात्रा जी, देखिए पात्रा जी का जो याददाश्त है कभी कभी खो जाता है, क्योंकि वो बहुत सारे विषय को अपने जबान में रटाए आकर के कुछ भी आकर के टीवी में कह देते हैं। बंद करा देना और डेट को चेंज करना, दोनों में अंतर होता है। कोर्ट की अनुमति के साथ किसी काम को करना और कानून के खिलाफ, जिसमें के एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाए, उस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को नजर में रखते हुए प्लान बनाना, ये दोनों में फर्क होता है। प्लीज मेरी संबित पात्रा जी ये नहीं समझेंगे, संबित निवेदन स्वीकार पात्रा जी ये नहीं समझेंगे, क्योंकि संबित पात्रा जी उस पार्टी को बिलोंग करते हैं। इस देश में लोकतंत्र के नाम पर बहुत कुछ होता है, लेकिन सियासी लड़ाई भी लोकतंत्र के नाम पर ही चली जाती है और पॉलिटिकल पार्टियों को अपना गेम प्लान भी लोकतंत्र के हिसाब से बनाना पड़ता है। ये पूरा हक है। दिल्ली में अगर कांग्रेस परेशान है तो बंगाल में संघ और बीजेपी परेशान है। अमीश जी, 34 और +3 57 पे आ जाते हैं। 37 मिनट हो गए हैं डिबेट में। मैं एक बात बड़ी साफ सी कहता हूँ, मुझे दुख होता है जब मैं माफी चाहता हूँ, लेट आ रहा हूँ का प्रवक्ता अपनी गलत बातों को भी पार्टी की कोई बात नहीं, मैं सुन रहा था, ये भी मेरे लिए बात है कि गलत बात को कभी सही साबित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक प्रवक्ता अगर ये कहती है कि आज उन्होंने इमरती देवी नहीं कहा, तो क्या कभी नरेंद्र मोदी ने नाम लेकर के 50 करोड़ की कहा था? आप अपने ही तर्क से हार जाते हैं। उन्होंने भी नाम नहीं लिया था। अगर यहाँ तर्क वो है तो वहां भी तर्क वही होगा। अवस्थी जी, बंगाल फिर अलग अलग तर्क नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र के ऊपर रिएक्शन दे दे तो बेहतर है। आज का मुख्य मुद्दा ये नहीं है जी। मैं एग्जैक्टली ये कह रहा हूँ कि लोकतंत्र जिसको खतरे में दिखाई दे रहा है, अगर प्रधानमंत्री को 52 गालियां दी जाती हैं, शब्दकोश की कोई गाली बचती नहीं है,
टेलीविजन पर रोज आकर के लोग सरकार और सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं। कौन सी 52 गालियां दी गई हैं, जरा गिना दीजिए। इसके बावजूद आपको लोकतंत्र, अवस्थी जी जरा गिना दीजिए कौन सी 52 रागनी वो 40 सेकंड नहीं बोले, 34 मिनट के बाद आ रहे हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा जिम्मेदार भी होगा। नॉट फेयर। बोलिए मैं टेलीविजन पर वो गालियां नहीं सुनाना चाहता। मैं चाहता नहीं हूं कि मैं उन गालियों को दोहराऊं। मेरे पास अभी सभ्यता है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री को गाली दी गई है, उसको मैं दोहराना शुरू करता हूं। सवाल महत्वपूर्ण बात यह है, कांग्रेस की विधवा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड के लिए माफी मांगे। रागिनी जी देखिए, रागिनी जी 40 मिनट हो गए, मुझे 1 मिनट बोल लेने दीजिए। आप 1 मिनट बोल लेने दीजिए। अभी तौसीफ खान ने कहा कि गवर्नर पॉलिटिकल है। अरे गवर्नर के ऊपर आप लगा सकते हैं पॉलिटिकल होने का, आप कोर्ट पर भी लगाएंगे। आप डाटा मांग रहे थे ना, मैं आपसे डाटा मांगता हूं तौसीफ खान कि कोलकाता हाई कोर्ट ने कितनी बार ममता बनर्जी की सरकार को फटकार लगाई। आपके पास तो डाटा होगा ना, आप तो टीएमसी के प्रवक्ता हैं, कितनी बार लगाई आपको, बताइए आप। और जहां तक अमित शाह की बात है, गृह मंत्री ने कहा है कि हम संविधान के हिसाब से काम करेंगे। एक पार्टी की डिमांड अलग है, हम उसमें पूरी तरह संवैधानिक नियमों का पालन करेंगे। अगर ये कहते हैं तो इसके बाद लेकिन गवर्नर की भी चिट्ठी है ना, लेकिन बनर्जी जैसे लोग नहीं, अवनीश जी अवस्थी गवर्नर की चिट्ठी है, गवर्नर की चिट्ठी है, अमित शाह का बयान है। गवर्नर राज्यपाल महामहिम राज्यपाल ने महामहिम राज्यपाल ने वही बात बताई है जो वहां की कोलकाता हाई कोर्ट कई बार कह चुकी है। यह देश का अकेला प्रदेश है जहां पर नॉमिनेशन फाइल, जब कोविड नहीं था तब नॉमिनेशन फाइल भी ऑनलाइन करने की बात की कोर्ट ने, क्योंकि घर से बाहर कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल तक के लिए नहीं निकल सकता था, मार दिया जाता था। ऐसा लोकतंत्र चाहिए ना, वो तो लोकतंत्र है ना डेरेक ओब्रायन, जिसमें कैंडिडेट वोट मांगने की बात दूर नॉमिनेशन फाइल तक करना जा पाए। और जहां तक आपराधिक ये हुआ, ये सत्य है। ओके, आप सब बाकी सब में देखते हैं। जी सतीश प्रकाश को मैं लेके आता हूं चर्चा में, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। महिलाओं बंगाल पे रहते हैं तो सबसे ज्यादा केरल में है। सतीश प्रकाश, बंगाल के अंदर बीजेपी के कई दलित नेताओं को गोली से उड़ा दिया गया। क्या आपको लगता है ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक नहीं है? एक सेकेंड, सतीश प्रकाश को आने दीजिए। सतीश जी बोलिए, और माफी चाहता हूं, आपके पास भी काफी लेट आ रहा हूं। नहीं, देखिए किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी व्यक्ति, कोई भी कार्यकर्ता अगर मारा जाता है तो निश्चित रूप से उसकी कहीं ना कहीं हमको निंदा ही करनी चाहिए। देखिए, दो चीजें हैं। जो पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं, उनकी एक चिट्ठी को लेकर के यहां चर्चा है, लोकतंत्र को लेकर के। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि देखिए, राज्यपाल का पद बड़ा महत्वपूर्ण पद है और उसकी बड़ी गरिमा भी है। लेकिन पिछले कुछ समय से जो राज्यपाल के पद के ऊपर कुछ राजनीतिक लोग बन के बैठे हैं, वो संविधान के संरक्षक कम और किसी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता के रूप में ज्यादा नजर आते हैं। अगर मैं पिछले 15 दिन की घटनाओं को आपको बता दूं तो अगर महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है वही गोवा के राज्यपाल है, लेकिन जो महाराष्ट्र के राज्यपाल है उनको वहां मंदिर बंद नजर आते हैं, शराब खाने दिखाई देते हैं, उनको वो चीजें गुजरात में दिखाई नहीं देती। तो कहीं ना कहीं ये चीजें पश्चिमी बंगाल में भी हैं। देखिए अमित जी, दो चीजों के ऊपर मैं बताऊंगा कि आखिर वो क्या हालात हैं। इन चीजों पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि बीजेपी बड़ी समझदार पार्टी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन मीडिया का उपयोग करना भी जानती है चुनाव प्रचार के समय में। देखिए ऐसे वो क्या हालात हैं कि बिहार में चुनाव समझदार होने से रोकता है चर्चा पश्चिम बंगाल जी, कमाल की बात है। बीजेपी समझदार पार्टी है, आपको कौन समझदार होने से रोकता है? मायावती जी का इंटरव्यू कराइए, मैं कल लखनऊ चले जाता हूँ, इंटरव्यू करके आ जाता हूँ। मायावती जी का कराइए इंटरव्यू, मैं करके आता हूं। बीजेपी समझदार पार्टी है, मीडिया के उपयोग जाती है, आप कराइए इंटरव्यू मायावती जी का, मैं तो तैयार हूं करने के लिए। मध्य प्रदेश की इमरती जो बहन है उसकी उस इज्जत आबरू की तो चर्चा है, लेकिन अभी आप देखेंगे हाथरस के अंदर बीजेपी के लीडर्स ने बाकायदा आरोपियों के पक्ष में बयान जारी किया, और जो मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार हैं उन्होंने फर्जी सीडीआर निकाल करके
उस बेटी के चरित्र के साथ ऐसा खिलवाड़ किया, उसकी इमेज को डाउन कर दिया। तो ये तो महिलाओं का सम्मान है। देखिए, दो चीजों का ध्यान रखना। समझदार पार्टी है, आप लोग समझदार पार्टी है, आप सारे खेल खेलना जानते हैं। उसकी हार निश्चित है। ये सतीश प्रकाश का आप पे आरोप है। हार की जो और आगामी हार की देखिए, ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। इसीलिए मैं मजबूर किया जा रहा है। सतीश भाई बंगाल के ऊपर चर्चा कराइए। सतीश भाई, मैंने आपको नहीं टोका, आपने 1.5-2 मिनट बोला। अब संबित पात्रा पे कई सारे आरोप लगा दिए। 15 सेकंड सुन लीजिए संबित, गिन के 15 सेकंड। देखिए, इन्होंने कहा कि हम बहुत स्मार्ट हैं, हम सबका इस्तेमाल कर लेते हैं। ये तो कोई नई बात नहीं है। ये तो शुरू से कह रहे हैं कि ये सारा का सारा इलेक्शन जो है, ईवीएम सब बिका हुआ है, ईवीएम खराब है। ये अरे तो भाई, कह रहे थे स्मार्ट कि नहीं है, इलेक्शन कमीशन भी खराब है। लंदन में बुर्का पहन के प्रिंसिपल गए थे। ये फिर देखिए, फिर ये शुरू हो गए हैं। अब इन्होंने स्मार्ट कहा था, आप बताइए। अब ये बोल रहे हैं कि हम बेईमान। इन्होंने स्मार्ट शब्द कहा था, अब ये बेईमान बोल रहे हैं। अगर ये चुप हो जाए तो मैं बोल लूं। अमीश जी, अरे सतीश जी, अभी आपने तो बोला था स्मार्ट है। अमीश जी, देखिए सतीश जी, शांत हो जाए। सतीश जी, एक सेकंड, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। सतीश जी, अभी आप ही ने बोला स्मार्ट है, उन्होंने बोला हम स्मार्ट है, फिर आप नाराज हो गए। बोलिए संबित, मैं आपका ब्रेक के बाद आता हूं। ब्रेक के बाद रागिनी और संबित आपके पास आ रहा हूं। देखते रहिए आप आर पार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार और लोकतंत्र की दुहाई देकर सियासी चढ़ाई पर हम बहस कर रहे हैं। रागिनी नायक, मैं आपके पास आना चाहता हूं। 50 सेकंड आपके पास है। बहुत सीधा सवाल है, क्या कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उनके साथ जो मध्य प्रदेश में हुआ, उनकी स्थिति जो राजस्थान में हुई, उसके चलते बार बार लोकतंत्र की दुहाई देते हैं? देखिए, जनता अपना मतादेश देकर जिस सरकार को चुनती है, उस सरकार को उखाड़कर फेंक देना, खरीद फरोख्त करना और उसके बाद अपने गाल बजाना, यदि भारतीय जनता पार्टी ये करेगी तो हम जरूर लोकतंत्र की दुहाई देंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र के हक में नहीं है। अब आप देखिए, बंगाल में तो जो राज्यपाल हैं वो राजधर्म सिखा रहे हैं। ऐसा ही राजधर्म अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मोदी जी को भी सिखाया था, पर मोदी जी को राजधर्म की कोई परवाह नहीं है। अगर होती तो आनंदीबेन पटेल से पहले कहते कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य जी की रैली में एक किसान बैठे बैठे मर गया, तो वहां पर भी राजधर्म की दुहाई जरूर देनी चाहिए थी जी। और जेपी नड्डा जी आज कह रहे हैं कि तोड़ो बंटवारा करो, की राजनीति ना करो। अंग्रेजों ने शुरू किया था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, तोड़ो और राज करो। तो जो लोग अंग्रेजों के मुखबर थे, आज उन्हीं की तोड़ो और राज करो की राजनीति को, डिवाइड एंड रूल को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज दुर्भाग्य ये देखिए कि बंगाल में अपने पाँव के नीचे जमीन नहीं मिल रही है, तो उसी तोड़ो और राज करो की शांत हो जाए तो मैं बोल लूं। अमीश जी, सामने बोलने लग गए। ठीक है संबित पात्रा, बोलिए। लेकिन बीजेपी के 18 सांसद है, आप कह रहे बीजेपी की जमीन नहीं है। बीजेपी तो जमीन तैयार कर रही है। बीजेपी के 18 सांसद है बंगाल में। ओके संबित, बोलिए। संबित बोलिए। मैडम आपको मैंने 50 सेकंड बोला था, आपने 1 मिनट ले लिया। संबित बोलूं? 40 सेकंड्स। देखिए, आप याद करिए, जहां तक लोकतंत्र का सवाल है, अभी आपके और बाकी सारे चैनलों में डिबेट चला था कुछ दिन पहले। एक G23 ग्रुप है और ये सारे जो इनके महत्वपूर्ण लीडर्स हैं, इनके जो वरिष्ठ लीडर्स हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखा था सोनिया गांधी जी, गुलाम नबी आजाद, और किस प्रकार से उस G23 का क्या हश्र हुआ है वो आप सबने देखा है। तो लोकतंत्र की बात और लोकतंत्र की दुहाई तो कांग्रेस पार्टी ना दे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हम रागिनी जी बी फेयर। अरे ये तो अंग्रेजों को उठा के लाए हैं राज करने के लिए। ये तो अंग्रेजों को लेकर आए हैं राज करने के लिए। एंटोनियो माइना, बताइए कौन से जिले में उनका जन्म हुआ था हिंदुस्तान में? आप हमें अंग्रेज बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि हम अंग्रेजों के एजेंट हैं। मैं तो कहता हूं एंटोनियो माइना खुद ही अंग्रेज है, खुद ही अंग्रेजों को लेकर आए हैं। और ये अंग्रेज हमें क्या अंग्रेज बोल रहे हैं? आप बताइए मुझे हमें। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय इससे ज्यादा नहीं है। फिलहाल आर पार में इतना ही। लेकिन आज का निष्कर्ष यही है कि सबको लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र को बचाना नहीं है, अपनी सियासत को चमकाना।